हेलो बच्चों, क्या हाल है बेटाओ। मैं दिनेश आड़ा निष्कर्ष एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, निष्कर्ष एकेडमी पर केमिस्ट्री की सभी क्लासेस लाइक क्लास 11, क्लास 12, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जेट आईसीएआर कंपटीशन की प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो जो भी स्टूडेंट्स रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक भी इसे शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स अपनी सभी क्लासेज का फायदा उठा सके। ठीक है बेटाओ, तो आज की ये जो क्लास रखी गई है वो जेट एग्जाम के अकॉर्डिंग रखी गई है। उसमें हम एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने वाले हैं जिसमें से संभवतया आपके एक क्वेश्चन रहना है। जैसा कि आपको भी पता होगा कि परमाणु संरचना में से त्रिज्या, वेग और ऊर्जा, इन तीनों में से किसी एक पर न्यूमेरिकल रहने की संभावना पूरी रहती है। तो आज की क्लास के बाद आपको कभी भी त्रिज्या, वेग और ऊर्जा से संबंधित प्रश्नों में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं इसको विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। देखो, बोहर नामक साइंटिस्ट हुए, तो बोहर ने किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति के आधार पर उसका आकार क्या होगा, उस कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा और उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी, इन सभी के लिए उपयुक्त गणनाओं के द्वारा सूत्रों की पुष्टि की। इसलिए हम त्रिज्या को बोहर त्रिज्या भी बोल देते हैं, बोहर वेग बोल देते हैं और बोहर ऊर्जा बोल देते हैं। ठीक है बेटा, तो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि त्रिज्या, वेग और ऊर्जा, इन तीनों के सूत्रों को याद रखना है। तो सबसे पहले तो मैं ले लेता हूं क्या, बोहर त्रिज्या। ये लीजिए, सब जैसे मैं कह रहा हूं आपसे, आप वैसे प्रिपरेशन करें। गारंटेड आपको एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता आपका। ठीक है, क्योंकि हम पैटर्न के हिसाब से चल रहे हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, कहां से क्वेश्चन वो किस पोर्शन से पूछता है, वो सब सिलेक्टेड टॉपिक यहां पर लिए जा रहे हैं। दूसरा मैं डिस्कस करूंगा वेग पर और तीसरा हम डिस्कस करेंगे ऊर्जा पर। ठीक, तो सबसे पहले तो बोहर त्रिज्या। तो त्रिज्या के लिए बोहर ने एक सूत्र दिया, देखो, R इज इक्वल टू, जिन स्टूडेंट्स ने पिछली क्लासेज अटेंड कर रखी है तो उन्हें अच्छे से पता होगा कि मैंने त्रिज्या, वेग और ऊर्जा के जो फॉर्मूले बनाए थे उनको याद करने की मैंने ट्रिक सिखा रखी है। तो जो स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं इसी वीडियो के साथ, तो वो पिछली क्लासेज में जाकर के निष्कर्ष एकेडमी पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, एग्रीकल्चर नाम से, आपके जेट की सारी वीडियो उसमें अपलोड है। तो सभी टॉपिक्स को देखें वो, और सभी टॉपिक में जिस तरीके भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनकी प्रैक्टिस आप करते रहें। तो जिन बच्चों ने क्लासेज अटेंड की हुई है उन्हें पता है कि त्रिज्या के सूत्र को याद करने की ट्रिक, बेटा हमने क्या बनाई थी, ट्रिक बना रखी थी, ना दो हाँ दो 4 पाई 2, मुझे जल्दी इधर दो। ये देखो, तो n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m जेड ई स्क्वायर, ये त्रिज्या का सूत्र है। इसी तरीके से आपने वेग का फॉर्मूला बनाया था, क्या, तुझे पाया जो इस दुनिया में, और क्या था बेटाओ, नमक हराम। ठीक है, इस तरीके से आपने ये बना रखा था। अगली बात करते हैं ऊर्जा की। तो ऊर्जा का आपने जो सूत्र बनाया था उसकी ट्रिक थी माइनस, ऊर्जा ऋणात्मक रहेगी, तो कमी 2 पाए टूटे मेरी इस 4 पाई के, ये जल्दी ये दो। ठीक है, नहीं दोगे, हां दूंगा। ठीक, तो ये देखो हमने तीनों के सूत्र यहां विद ट्रिक याद कर लिए हैं। तो प्रीवियस क्लास में जाके आप ट्रिक देख सकते हैं। देखो,
अब पहला प्रश्न यही बन सकता है, पहला तरीका तो यही है कि वो कोई भी क्वेश्चन देगा और आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से ऊर्जा का सही सूत्र है, या निम्न में से त्रिज्या की गणना करने का सही सूत्र है, या निम्न में से किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वेग को निम्न सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो इनमें से वो कोई एक ऑप्शन आपका रखेगा। ठीक, अब इससे हम बात करें इसके आंकिक मान की, तो देखो यहां पर n तो होती है बेटा कक्षा, h होता है प्लांक नियतांक, प्लांक कांस्टेंट है 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34, तो ये नियतांक है, यहां पर 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है जो भी फिक्स होता है 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है, ये भी फिक्स है। अच्छा, जेड इसका परमाणु क्रमांक है, तो अलग अलग परमाणु के लिए जेड बदला जा सकता है, और ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो इसमें एन और जेड के अलावा, ये एन स्क्वायर और जेड के अलावा बेटा वो सभी क्या है, कांस्टेंट है, तो इनकी वैल्यू फिक्स है। इसका मतलब इन सभी नियतांकों को हमें मान रख करके बार बार गणना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बदले नहीं जा सकते। तो बोहर ने इनकी गणना कंप्लीट कर रखी है। इन सभी मानों को रखने पर, इन सभी नियतांकों के मानों को रखने पर जो इसका मान आता है बेटा वो आता है 0.529, और ये एन स्क्वायर जेड जो बदला जा सकता है। और ये जो आंसर, ये जो वैल्यू आती है त्रिज्या की, वो आती है एंगस्ट्रॉम में। किस में आती है बेटा? एंगस्ट्रॉम में मान है ये। तो त्रिज्या का फॉर्मूला क्या हो गया, पैक कर दीजिए इसको बॉक्स में। ये त्रिज्या का किसी न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला रखेंगे, ठीक है, देखिए। और यहां पर आप एक एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या है बेटा? यदि आप इसको मीटर में लिखना चाहें तो 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। एंगस्ट्रॉम में कितना? 0.529, ठीक। और एंगस्ट्रॉम में है ये। यदि आप मीटर में लिखना चाहेंगे तो त्रिज्या का सूत्र क्या हो जाएगा? 0.529 इंटू 10⁻10 मीटर। तो वो तो चेंज करना है ना, तो आप तो एक फॉर्मूला याद रखें। अब इसके बाद आ जाते हैं हम वेग पर। तो वेग दो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, जेड परिवर्तित रहेगा, बदला जा सकता है, परमाणु क्रमांक है। अच्छा, ई आवेश है, एच प्लांक नियतांक है। तो इसमें एक तो आपके ये जेड और नीचे क्या है बेटा? एन, ये रहेगा। बाकी ये सभी कांस्टेंट है। इन सभी कांस्टेंट का मान रखने पर जो वैल्यू आती है बेटा वो आती है 2.18 इंटू 10⁻6। क्या आता है? 2.18 इंटू 10⁻6। और ये जो वैल्यू होती है बेटा ये होती है मीटर पर सेकंड में। किसमें होती है? मीटर पर सेकंड में। तो इस तरीके से आपके पास ये वेग का भी फॉर्मूला कंप्लीट किसी न्यूमेरिकल में आपको यूज करना हो। अब आपको थोड़ा सा ये ध्यान देते हुए चलना है कि मीटर पर सेकंड में बात कर रहा है या सेंटीमीटर पर सेकंड में ज्ञात करवा रहा है। यदि इसको मैं सेंटीमीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करना चाहूं तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो फिर सेंटीमीटर में ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2.18 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो वो तो चेंज करने का, वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो जो भी बोलेगा, मीटर में बोलेगा तो लगा देंगे, ये सेंटीमीटर में पूछेगा तो कन्वर्ट कर लेंगे। चलो, अब तीसरा हम बात करते हैं एनर्जी का। ये देखिए, तो एनर्जी का फॉर्मूला यहां से ये लीजिए, आपको वाइट कर देते हैं वापस। इसकी जो वैल्यू होती है बिटाओ, E इज इक्वल टू आता है -13.6। कितना आता है? 13.6। अच्छा, ऊपर क्या है? जेड स्क्वायर, और नीचे क्या है बिटाओ? एन स्क्वायर। ये जो वैल्यू मिलती है बिटाओ, ये मिलती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये किसमें मिलती है बिटाओ? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये वैल्यू किसमें है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये, अच्छा आपको ध्यान होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये लीजिए, कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो
ये आपके जो फॉर्मूला बना ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट किया है बेटा, हमने किसमें कैलकुलेट किया है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यदि आपको प्रश्न में ऊर्जा वो जूल में ज्ञात करवाता है, किसमें? जूल में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दें तो आपका फाइनली जो आंसर आएगा बेटा वो क्या आना है? ई का नया फॉर्मूला जूल में बना दीजिए आप, 2.18 इंटू 10 की घात -18। ये किसमें? ये जूल में कन्वर्ट हो गया बेटा। तो इसको ध्यान रखें आप, इसको ध्यान रखिए। अच्छा, अब आपको ये कंफ्यूज नहीं होना। देखो इसमें भी 2.18 आ रहा है, पर ये वेग का सूत्र है 10 की घात 6 के साथ। 2.18 इंटू 10 की घात -18 ये आपका जूल में है ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र। तो आप इन दोनों सूत्रों में से कोई सा भी सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले नंबर पर तो हम फॉर्मूला याद करेंगे, दूसरे नंबर पर हम इनकी गणितीय संख्याओं पर जो सूत्र बना है उसको याद करेंगे, तीसरे नंबर पर आप इसमें क्या करेंगे? इससे निष्कर्ष निकाल के रखिए। इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है बेटाओ? देखो, R प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। ये देखो डायरेक्ट कभी कभी इस तरीके से भी आपको पूछ लिया जाता है, और इस पे जो क्वेश्चन बनेंगे उनका शॉर्टकट मेथड भी होगा। देखो R प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। सभी बच्चे ध्यान रखें, देखो आप अलग अलग पढ़ते हैं, बहुत सारा पढ़ लेते हैं, फिर आप एग्जाम में जाकर के कंफ्यूज होते हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने देखो आपको केवल एक ही पेज पर पूरा कवर करवा दिया है कि आपको याद क्या क्या करना है। ठीक है, तो सिस्टेमेटिकली सबसे पहले फॉर्मूला याद करें, फिर उसका गणितीय मान वाला न्यूमेरिकल के लिए काम में आने वाला फॉर्मूला बनाएं, और तीसरे नंबर पर यह निष्कर्ष निकाल के रखें। ये V प्रोपोर्शनल टू, इसमें n नीचे आ रहा है, इट मींस ये लीजिए। ठीक, इसी तरीके से E प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? -1/n स्क्वायर। तो इन सूत्रों की भी हमें कुछ न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ सकती है। ठीक है बेटा, बताइए इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? ये सब याद करने वाली चीजें हैं। अब इन सब चीजों को उपयोग कैसे करेंगे क्वेश्चंस में, वो हम आपसे अब आपको न्यूमेरिकल करवा के समझाते हैं। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल के लिए जो भी फॉर्मूले आपको दिए गए हैं इनको आप अपने दिमाग में रखिए। क्लियर? देखो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन में जैसे आपको ये सोल्व करवाता हूं, देखिए m ऑर्बिट में, m ऑर्बिट में बोहर त्रिज्या में, एक ही क्वेश्चन में तीनों ले रहा हूं बेटा, आपको अलग अलग मिल सकते हैं वहां पर, मैं एक में ही कन्वर्ट कर रहा हूं। त्रिज्या, वेग तथा ऊर्जा का मान क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान क्या होगा? ऊर्जा का मान क्या होगा? देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो m ऑर्बिट पे बात करेंगे। आपको मैंने बता रखा है क्वांटम संख्याएं जब पढ़ाया था, k l m n। पहली कक्षा के लिए k, दूसरी कक्षा के लिए l, और तीसरी कक्षा के लिए m के लिए तीसरा। ठीक है, तो यहां से सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हम कहेंगे m ऑर्बिट। ये m ऑर्बिट से क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है? m ऑर्बिट का मतलब है, m ऑर्बिट का अर्थ क्या अर्थ है बेटा इसका? इसके लिए n बराबर कितना हो गया? 3। कितना हो गया? 3। तो देखिए अब हम त्रिज्या की गणना कर लेंगे यहां से। r इज इक्वल टू क्या है? 0.529। ठीक, n स्क्वायर, n स्क्वायर मतलब 3 का, चलो मैं एक बार तो ऐसे लिख देता हूं, n स्क्वायर अपॉन जेड। जेड क्या है? अच्छा एक और बात, जब आपको क्वेश्चन में किसी परमाणु के बारे में नहीं दिया हुआ हो, इस क्वेश्चन में आपको यह पता ही नहीं चल रहा है कि हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, तो आप ध्यान से सुने, जब किसी क्वेश्चन में परमाणु को नहीं दिया हुआ हो तो आपको हमेशा हाइड्रोजन लेकर के गणना करनी है।
क्या लेकर के गणना करनी है बेटाओ? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटाओ? 1 होता है। देखो तो हमारे पास ये फॉर्मूला रहा त्रिज्या का 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड। तो n स्क्वायर की जगह आपने क्या रख दिया? तीसरी कक्षा है, 3 का स्क्वायर और ये 1। तो आप इसको सोल्व करें बेटाओ, 0.529 इंटू 9, इसको सोल्व करेंगे और आंसर हम ज्ञात कर लेंगे। फाइनली आप जब इसको सोल्व करेंगे बेटाओ तो आंसर आएगा 4.7 और 61 एंगस्ट्रॉम। ये कैलकुलेट कर लिया है। अब तो देखो मैथ है यार, अब गुणा भाग है, अब केमिस्ट्री खत्म है ना। अब तो आपको इस संख्या को मल्टीप्लाई करना है इससे और आपका आंसर निकालना है। चलो दूसरा, वेग क्या होगा? एक आंसर तो आ चुका है। वेग का फॉर्मूला क्या है? 2.18 इंटू 10 की घात 6 इंटू तुझे पाया जो इस दुनिया में नमक हराम। तो जेड ऊपर आता है इसमें, जेड मतलब 1, नमक मतलब एन, तो एन क्या है? 3। तो आप इसमें इस संख्या को 2.18 इंटू 10 की घात 6 बटे ये 3, इसको सोल्व करें और आपका तीसरी कक्षा में वेग भी प्राप्त आपको हो जाएगा। तो इसका फाइनली जो आंसर आएगा वो 0.727 इंटू 10 की घात 6 और ये मीटर पर सेकंड में प्राप्त होगा। देखो ये तो गुणा भाग है, तो इनको आप ज्यादा इन पे समय खराब नहीं करेंगे, ये इजीली आप सोल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसका जो फाइनली आएगा वो आएगा 0.7266 आएगा। तो मैंने राउंड ऑफ करके लास्ट का तीसरा अंक क्या लिख दिया है? 7 लिख दिया है। इज इट क्लियर? चलो अब हम इसके ऊर्जा की गणना कर लेते हैं। तो तीसरा है ऊर्जा। तो ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है बेटाओ? E इज इक्वल टू माइनस 13.6 और ये है जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो देखिए -13.6 इंटू जेड मतलब 1 का स्क्वायर, एन 3 है तो ये 3 का स्क्वायर। ये लीजिए इधर आ जाते हैं। E इज इक्वल टू कितना? -13.6 इंटू 1/9। सोल्व करें और आंसर इसका आप लेकर के आए। सोल्व करिए, फटाफट सोल्व की। बताइए कितना आया बेटाओ? तो आपका आंसर आया होगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब देखो, अब ये आपकी समझदारी है कि वो क्वेश्चन में आपसे, जैसे मान लो ये त्रिज्या है, अब त्रिज्या का हमारा जो आंसर आया है वो एंगस्ट्रॉम में आया है। यदि वो मीटर में पूछता है आपसे तो आप एंगस्ट्रॉम को चेंज कर देना, 1 एंगस्ट्रॉम की जगह क्या लिख देना बेटा? 10 की घात -10 लगा देना। अच्छा, वेग का अपने जो आंसर आया है मीटर पर सेकंड में आया है। ये अब आपका स्व विवेक है कि यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर मान लो सेंटीमीटर पर सेकंड में पूछे तो इसको 10 की घात 6 को 10 की घात 8 लिख देना। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। अच्छा, इसी तरीके से ऊर्जा का जो ये मान प्राप्त हुआ है 1.51, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया है। यदि हमें इसको जूल में गणना करनी होती तो हम फिर फॉर्मूला क्या लगाते? 2.18 इंटू 10 की घात -18 वाला। इज इट क्लियर बेटाओ? ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? चलो नहीं है, अच्छी बात है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आपके लिए, जैसे हम इसके लिए बात कर लें, ये दूसरा क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं इसी से रिलेटेड। हीलियम प्लस He प्लस के लिए तीसरी कक्षा की त्रिज्या क्या होगी? ये लीजिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने, फटाफट सोल्व कीजिए इसे सभी स्टूडेंट्स इसे फटाफट सोल्व कीजिए।
He प्लस के लिए तीसरी कक्षा की त्रिज्या क्या हो गई? जल्दी फास्ट जल्दी सोल्व करें, इसको जल्दी सोल्व कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है। जेड आपका परमाणु क्रमांक होता है और एन आपका कक्षा होती है, तो हीलियम प्लस के लिए तीसरी कक्षा की त्रिज्या क्या होगी? ठीक है, करते रहिए जब तक मैं आपको यह डिस्क्राइब कर दूं कि R इज इक्वल टू आपको क्या करना है। ये जो बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट हैं जिनकी स्पीड कम है, वो यहां से एन स्क्वायर अपॉन जेड, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए बिटाओ आप आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या आ गया, 0.529 इंटू एन क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर, जेड हीलियम के लिए परमाणु क्रमांक कितना होगा बिटाओ? 2 होगा। हीलियम के लिए कितना होगा? 2। तो देखो क्या करेंगे हम, 0.529 इंटू 9 और कितने का भाग देंगे? 2 का। बोलो कितना आया बिटाओ आंसर? शाबाश, बहुत बढ़िया। जिन भी स्टूडेंट्स का आंसर आया है बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो फाइनली किसी के कुछ और आया हो तो कुछ बच्चों के आंसर बिल्कुल सही आए हैं। आंसर है आपका 2.3805। वो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप जितने भी अंक तक सोल्व करो। बाकी 2.38 भी जिसके आ चुका है आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है बेटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अच्छी बात है। चलो एक क्वेश्चन और आपके लिए, एक क्वेश्चन और। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट सोल्व होगा ये आपको फॉर्मूला लगा करके सोल्व नहीं करना पड़ेगा। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस को यूज करते हुए इसका आंसर दे सकते हैं। देखो क्वेश्चन लिया है हमने, एक परमाणु की तीसरी कक्षा की ऊर्जा, ये कैपिटल ई है बेटाओ। क्या दिया है उसने कि एक परमाणु की तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ई है, तो एक परमाणु की इलेक्ट्रॉन की, किसकी ऊर्जा? इलेक्ट्रॉन की तीसरी कक्षा में ऊर्जा, ये माइनस ले लेते हैं, चलो माइनस ई है, तो प्रथम कक्षा की ऊर्जा होगी, प्रथम कक्षा की ऊर्जा होगी। बिल्कुल फास्ट बताएं बेटाओ, यदि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की तीसरी कक्षा में ऊर्जा माइनस ई है, तो प्रथम कक्षा की ऊर्जा होगी। चलो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, -3E, बी ऑप्शन ले लीजिए आप -9E, सी ऑप्शन ये ले लो। देखो E/3 और ये डी ऑप्शन -E/9, ये लीजिए। ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको बिल्कुल सही लग रहा है? बताएं बेटाओ, कौन सा ऑप्शन आपको बिल्कुल सही लग रहा है? अच्छा क्वेश्चन है। एक परमाणु में तीसरी कक्षा की ऊर्जा दी हुई है, तो वो आपसे प्रथम कक्षा की ऊर्जा पूछ रहा है। बताएं, जल्दी ट्राई करें, सभी स्टूडेंट ट्राई करें, जल्दी आंसर आना चाहिए। जल्दी सभी ट्राई करें बेटाओ, सभी करें, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सभी ट्राई करें। देखो जिन स्टूडेंट्स ने देखा होगा, तो सबसे पहले तो देखो आप ऊर्जा का फॉर्मूला देखें, क्या था? -13.6 इंटू Z² अपॉन N², यही था बेटाओ, यही था ना, ये N²। तो हमें इसको सोल्व नहीं करना, हमें पता है
ये ऊर्जा और इसमें देखो क्या संबंध है, ऊर्जा और इसमें क्या संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। तो तीसरी कक्षा में ऊर्जा यदि E है तो बताइए प्रथम कक्षा में कितना होगा, 1/n² हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/n²। तो n कितना है, ये तीसरी कक्षा, तो तीसरी कक्षा की जो ऊर्जा, यदि तीसरी कक्षा की ऊर्जा को हम E मान रहे हैं तो बताओ पहली कक्षा में क्या हो जाएगी, पहली कक्षा में हो जाएगी E/, ये देखिए पहली कक्षा की ऊर्जा कितनी आ जाएगी, माइनस, हम जो भी ये इसकी तीसरी कक्षा क्या आएगी, इसको देखो आप n² को देखिए, और ये किसमें आ रहा है, व्युत्क्रमानुपाती। तो यहां पर 3 का स्क्वायर कितना, 9। तो फिर हमारा आंसर बिल्कुल सही क्या हो जाएगा बेटाओ, E/9। पहली कक्षा की ऊर्जा तीसरी कक्षा की ऊर्जा का 1/9 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके के प्रश्नों पर विशेष ध्यान रखें, ये गणना नहीं करनी पड़ती। ऐसे प्रश्नों को हम डायरेक्ट स्वविवेक से सूत्र में संबंध जो बना रखा है उसको देख करके बेटाओ क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, ये आपके लिए अगला नया क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो मैं डायरेक्ट, ये लीजिए स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन है कि बोहर की द्वितीय व प्रथम कक्षाओं की त्रिज्या का अनुपात, देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है, सिंपल है हालांकि, पर सिलेक्टेड क्वेश्चंस में गिनती होती है। त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, फास्ट। देखो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, ऑप्शन है 4:1, बी ऑप्शन 1:4, सी ऑप्शन 2:1 और ये डी ऑप्शन 1:, या फिर इसको ऐसा करो, नन लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नन, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए दूसरी व प्रथम कक्षा की त्रिज्या का विदिन 10 सेकेंड सोल्व हो जाना चाहिए बेटाओ, विदिन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में इसका आंसर आपको आ जाना चाहिए। 10 सेकेंड में डायरेक्ट सोल्व हो रहा है, क्योंकि देखो क्या करना था ऐसे प्रश्न में, हमारे पास त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या है r प्रोपोर्शनल टू n²। तो देखो कैसे सोल्व करते हैं, तरीका भी सिखा देता हूं मैं। देखो r1 क्या हो जाए, r1/r2। r1 का मतलब जो आपको पहले दिया हुआ है, और r2 का मतलब जो आपको बाद में दिया हुआ है। तो ये लीजिए r1/r2 मतलब n1 का स्क्वायर अपॉन n2 का स्क्वायर। तो हमें पहले कौन दिया हुआ है, द्वितीय कक्षा, तो द्वितीय कक्षा मतलब 2 का स्क्वायर, और बाद में हमें क्या दिया हुआ है, प्रथम कक्षा मतलब पहली कक्षा, तो ये 1 का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया बेटाओ, 4/1, मतलब इसे लिखेंगे हम 4:1। तो हमारा आंसर कौन सा सही जाएगा बेटाओ, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। इज इट क्लियर। ऐसा नहीं कि ये r1/r2 तो आप यहां पर पहली कक्षा लिख दें। देखो n1 का मतलब है जो शुरू में कक्षा दी जाती है, और n2 का क्या मतलब हुआ, जो बाद में कक्षा दी जाती है। तो पहले हमें कौन सी कक्षा दी गई, दूसरी कक्षा, और बाद में हमें कौन सी कक्षा दी गई, प्रथम कक्षा। ठीक है, कंप्लीट है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपको, यदि आपको त्रिज्याओं की जगह क्षेत्रफल का अनुपात पूछ लिया जाए, किसका अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ लिया जाए, तो आपका आंसर क्या होगा। तो मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूं, ये इसका आंसर बताएं आप। देखो प्रथम व द्वितीय
अच्छा, आगे पीछे का ध्यान रखा करो, पहले हम दूसरी को लिख रहे हैं कि पहली को, कुछ भी लिखे हमें क्या, हमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। प्रथम व द्वितीय कक्षाओं द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल का अनुपात बताइए बेटाओ, डायरेक्ट बताइए, क्षेत्रफल का अनुपात क्या आना चाहिए विदाउट ऑप्शन। प्रथम व द्वितीय कक्षाओं द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल का अनुपात बताओ क्या आना चाहिए, बताइए क्या आना चाहिए इसका अनुपात। प्रथम व द्वितीय कक्षाओं द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल का अनुपात क्या आना चाहिए, कोशिश करें। देखो सिंपल था, देखो बेटाओ, त्रिज्या होती है r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, ठीक। तो एक बात बताओ, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटाओ, क्षेत्रफल r स्क्वायर, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर कर दो, क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, n स्क्वायर का भी स्क्वायर, ये त्रिज्या का स्क्वायर कर दिया हमने, r स्क्वायर कर दिया क्षेत्रफल, ठीक है। देखो त्रिज्या है r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्या का स्क्वायर, और त्रिज्या क्या है n स्क्वायर, तो n स्क्वायर का भी स्क्वायर, इट मींस ये हो गया n की पावर 4। तो देखो प्रथम कक्षा ये, और बाद में क्या दिया है उसने, द्वितीय कक्षा, ये द्वितीय कक्षा, तो प्रथम कक्षा 1 की पावर 4 और ये आ गया 2 की पावर 4, तो 1 की पावर 4 मतलब 1 और ये 2 की पावर 4 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 और 8 इंटू 2 16। तो ये आंसर रहा आपका 1:16। अच्छा, इस क्वेश्चन को मान लो द्वितीय को पहले कर दे और प्रथम को बाद में कर दे तो अनुपात उल्टा हो जाएगा। तो आपको तरीका तो मैंने सिखा दिया है कि इस तरीके से प्रश्न बन सकता है। अब आपको एग्जाम में यह ध्यान रखना है, वो प्रथम और द्वितीय, तो आप तो यह ध्यान रखें जो पहले दिया जाए उसको आगे लिखेंगे और जो बाद में दिया जाए उसको बाद में लिखेंगे। ठीक है बेटाओ, इसमें किसी को कोई दिक्कत बताइए। देखो ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, और ये सभी एग्जाम्स में मतलब आपके जेट से लेकर के नीट वगैरह, जी वगैरह, इन सभी में भी इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक और शानदार क्वेश्चन आपके लिए कि निम्न में से किस कक्षक की त्रिज्या, देखो एक और शानदार क्वेश्चन ये लीजिए, निम्न में से किस कक्षक की त्रिज्या, किस कक्षक की त्रिज्या, प्रश्न ये दिया हुआ है, निम्न में से किस कक्षक की त्रिज्या H परमाणु के प्रथम बोहर कक्षा के, देखो इस तरीके के क्वेश्चन, बोहर कक्षा के समान होगी, बोहर कक्षा के समान होगी, ये क्वेश्चन रहा साहब आपका। तो आपको ए ऑप्शन देते हैं, बी, ये सी और ये डी, 4 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है He+ और इसके लिए n बराबर 2 दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन दिया है आपको Li+2 और इसके लिए n बराबर दिया है आपको 2। तीसरा ऑप्शन दिया है Li+2, इसके लिए n बराबर दिया है 3, ठीक है। और चौथा ऑप्शन दिया है आपको क्या, बेरिलियम+3, Be+3 और n बराबर इसके लिए दिया है बेटाओ क्या, 2। इनमें से आपको कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न के अकॉर्डिंग
आंसर आपको सही लग रहा है। थोड़ा सा दिमाग लगाएं, क्वेश्चन इतना भी टफ नहीं है जितना आप इसको लैंग्वेज पढ़ करके समझ चुके हो। थोड़ा सा आप हल्का सा कॉमन सेंस लगाइए, क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। निम्न में से किस कक्षक की त्रिज्या H परमाणु के प्रथम बोहर कक्षा के समान होगी? प्रथम बोहर कक्षा के समान। करते रहिए ट्राई, सभी स्टूडेंट ट्राई करते रहिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। देखो क्या करना है ऐसे प्रश्न में। उसने कहा इनमें से किस कक्षक की त्रिज्या हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षक की त्रिज्या के समान होगी? तो यार बेटा हो, पहले हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या निकाल लो, फिर उसके बराबर देखते हैं कि किसका आंसर आता है। देखो हाइड्रोजन परमाणु के लिए H परमाणु के लिए H परमाणु के लिए क्या आएगा बोलो? R बराबर ये 0.529 इंटू n स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर अपॉन z, ये लीजिए, मतलब 5.29। ठीक, अब आपका आंसर 5.29 इसमें से किस पे आएगा? यदि मैं हीलियम प्लस की बात करूं तो देखो हीलियम के लिए गणना करें हम, इस हीलियम के लिए, तो हीलियम का तो एक्चुअल में देखो कक्षा क्या है 2, तो डायरेक्ट आप तो इससे कर लो ना, R प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर जेड से, क्योंकि 0.529 तो सभी के सूत्र में आना है, तो ये तो कॉमन हो गया, तो इसको टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, समय बच जाएगा हमारा, डायरेक्ट n स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर देख करके। तो हीलियम n कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, और जेड कितना आ गया, तो इसका तो आंसर 2 आना है बेटा। जबकि देखो इसका आंसर कितना था, 1 स्क्वायर अपॉन 1, मतलब 1, 5.5 गुणा होगा किससे, 1 से, मतलब लास्ट में n स्क्वायर जेड की। हाइड्रोजन के लिए n स्क्वायर अपॉन जेड कितना आ रहा है, n, इसको मत देखो, n स्क्वायर अपॉन जेड कितना आ रहा है हाइड्रोजन के लिए 1। तो अब n स्क्वायर अपॉन जेड की गणना कर लो, जिसके लिए आंसर 1 आ जाएगा वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो हीलियम के लिए तो n स्क्वायर अपॉन जेड कितना आ गया 2, ये ऑप्शन कैंसिल। Li+2, तो Li हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, इसके लिए जेड 3 है और कक्षा कौन सी दे रखी है 2, तो ये लिथियम के लिए क्या हो गया, n 2 का स्क्वायर 4, और ये लिथियम ये 4/3, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरा लिथियम +2 के लिए n बराबर 3, तो इस ऑप्शन को चेक करते हैं, r क्या आ जाएगा बेटाओ, अच्छा n स्क्वायर मतलब 9, ठीक, और ये कितना है, जेड कितना है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम के लिए 3, तो इसका n स्क्वायर जेड कितना आएगा 3, ये भी ऑप्शन गलत है। जबकि हाइड्रोजन के लिए n स्क्वायर अपॉन जेड कितना था 1, तो 100% चौथा तो सही निकलना ही है, पर वो एक आना भी चाहिए तब जाके हमारा कॉन्सेप्ट सही होगा। देखो इसके लिए चौथे ऑप्शन के लिए n स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना बेटा 4, और बेरिलियम कितने नंबर पे आता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4 नंबर पर, तो ये देखिए 4/4 बराबर 1, तो ये मैच कर गया किससे, हाइड्रोजन परमाणु से। तो ये तो हमने आपको समझाया है, इसलिए इतना टाइम लग गया। अब इसके बाद यदि ऐसा कोई प्रश्न आता है तो आपको समझ में आ गया होगा, डायरेक्ट n स्क्वायर अपॉन जेड की वैल्यू ज्ञात कीजिए और जिससे भी वो तुलना करा रहा हो उसके बराबर आंसर लेके आइए, वही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बेटाओ बोहर त्रिज्या, अच्छा त्रिज्या पर ज्यादा क्वेश्चन करवाए वो तो किसी पे पूछ लो, तो एक तरीका आपको सिंपल समझ में आ गया, किसी भी कक्षा में ऊर्जा गणना करवाए डायरेक्ट सूत्र लगाओ। 5वीं कक्षा में ऊर्जा क्या होगी, आपके पास फॉर्मूला है। तीसरी कक्षा में वेग क्या होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू रखो, आंसर लेकर के आओ। यदि लैंग्वेज वाले जो प्रश्न थे वो इस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं, तो वो भी हमने तैयार कर लिए हैं। अब इससे बाहर तो आपके क्वेश्चंस का तरीका बदलेगा नहीं बेटाओ, इसलिए आप तरीके सीखें और नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा करें। आपको किसी भी प्रश्न में फिर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं।
मैंने आपको इसके लिए कितनी बार कह रखा है, आप मुझे रनिंग क्लास में भी मैसेज कर सकते हैं या आप मुझे पर्सनली भी अपनी जो भी डाउट्स प्रॉब्लम है वो लिख करके भेज सकते हैं। ठीक है बेटाओ, अब आज की क्लास को रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं आपसे नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद। ओके बेटाओ।